आप देख रहे हैं आप और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं तारड़ साहब और आरजू काजमी साहब का कन्वर्सेशन हो रही है। टाइटल है साजिद तारड़ दुबई 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा फॉर इंडियंस। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा शानदार भी होने वाली वीडियो इंडिया के लिए। तो खुशी की खुशी, हर दिन कोई नई खबर आ रही है। खैर देखते हैं वीडियो, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। माय प्लेजर, थैंक यू आरजू। और मैं बल्कि आपके देखने वालों को सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और आपसे जुड़ा हूँ आज इंदौर सिटी से। मैंने आपको बताया था कि मेरा मेन जो है आने का ऑब्जेक्टिव वो इंदौर में भी है, और इंदौर मध्य प्रदेश का सिटी है और मेरा इससे सेकंड होम है। मेरे रिलेशनशिप, मेरे खासकर जो भाइयों जैसे भाई हैं जो जसदीप सिंह, वो यहाँ से हैं। और मेरा ये यहाँ पे तीसरी चौथी दफा यहाँ आना है मेरा। और मेरे पिछले दिनों पाकिस्तान में शादी थी मेरे बच्चे की, यहाँ से तकरीबन 8 मेहमान जो थे वो यहाँ से गए थे पाकिस्तान। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं पहले भी यहाँ पे इंदौर बड़ा आना जाना था। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है वो मेरे लिए इंदौर में आरजू 6ठी दफा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, 6ठी दफा। बहुत बड़ा टाइटल है। बल्कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा होता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस दफा भी आया हूँ, पहले भी। सबसे बड़ी बात है, आते ही मैंने जिस तरह आपको तस्वीर भेजी है अपनी, कि उसमें आते ही देवी एलिया बाई होलकर, उनका सामने जो बहुत बड़ा नाम है, बल्कि एयरपोर्ट भी उनके नाम पर है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे उनके बारे में यूनिवर्सिटी है उनकी, और होलकर फैमिली जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी, उनके बारे में। लेकिन इससे पहले जो मैं इसका बल्कि ये बताना चाहूंगा कि इंदौर जहां बैठा हूँ इस कॉल्ड मिनी मुंबई, और इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। मिनी मुंबई इसलिए कहा जाता है, एक तो मुंबई के आसपास है, नजदीक है। सरस्वती और कान्हा जो 2 दरिया हैं उसके संगम पे इसको बनाया गया। इसका पुराना नाम इंदौरपुर भी था, अंदूर भी था इसका नाम। फिर राजा इंदर सिंह थे जिनके नाम पर बनाया गया ये। मालवा का मौसम यहाँ का बड़ा मशहूर है। शामें बहुत ठंडी हो जाती हैं। ऑलमोस्ट आप कह लें कि हिल स्टेशन है। या कैपिटल मध्य प्रदेश का भोपाल है, जहां मैं जा चुका हूँ 2 दफा। बहुत खूबसूरत शहर है। वहां पे दरमियान में लेक है, उसके आसपास घर हैं। आप वहां पे जब जा रहे होते हैं तो इस तरह लगता है कि दिस इज लाइक अ स्विट्जरलैंड। ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे इंडस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा वो कॉटन के टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक ब्लैक एक उसको कहते हैं काली पहाड़ी या काला, वहां पे उसकी वजह से लैंड फर्टाइल है। यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और दूसरा, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था इससे बहुत अरसा पहले। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो है 5000 के करीब यहाँ पे फैक्ट्रियां मौजूद है, जिसमें फॉरेन कंपनियां टोयोटा और दूसरा है। जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती हैं चीजें जो इसमें इंदौर के, लता मंगेशकर वाज बोर्न हियर, जो कि आपको मालूम है कि शी इज अ लेजेंड। मैं जवान हुआ उनके गाने सुनते हुए। दूसरा, सबसे बड़ी बात है सलमान खान जो बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो, वो यहाँ से हैं। सलीम खान यहाँ से वो पैदा हुए यहाँ पे। जॉनी वॉकर एक एक्टर हुआ करते थे 1926 में, वो बड़े मशहूर, वो यहाँ से हैं। जो मेरे लिए किशोर कुमार एक बहुत बड़े लेजेंड है, मैं जवान हुआ उनके गाने सुनता हुआ, वो यहाँ से है। और सबसे बड़ा, मैं ज्यादातर लोग नहीं, मैं बेचारे फौत हो चुके हैं, मेरे सबसे बड़े शायर थे राहत इंदौरी साहब, वो यहाँ से। मैं आज भी उनके शेर सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर थे, वो यहाँ पे हैं। माओ एक जगह है, उसी जगह से थे। माओ एक बहुत बड़ी छावनी यहाँ पे बनाई गई थी। और
अमेजिंगली। मैं बल्कि मैंने उसमें कुछ दोस्तों से रास्ते में भी आते पूछता रहा कुछ कि किस तरीके से इंदौर को आपने क्लीनर सिटी किस तरह बना। 2015 से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। 3000 डस्टबिन लगाए गए, हर 500 मीटर के फासले पर रखे गए शहर। लेकिन इसमें आरजू भाई ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है या वो तो एक चीज बनाती है, लेकिन उसको आगे चलाना जो होता है वो लोगों ने, सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने उसको आगे चलाना होता है। और मैंने देखा है कि कम्युनिटी ने उनका साथ दिया है म्यूनिसिपैलिटी का। उसमें जो मैं देखा, जो की एलिमेंट उन्होंने किया कि ड्राई और वेट जो ट्रैश होता है उसको सेपरेट किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने ये किया कि घर घर जाके ट्रैश को कलेक्शन करने की मूवमेंट चलाई। फिर उसके बाद ये कि मैंने देखा लाउड स्पीकर पे मुसलसल उनकी गाड़ियां शहर के अंदर ऐलान करती थी कि सफाई को मेंटेन करें, क्योंकि रिमाइंड कराना होता है लोगों को, जनरल मैसेज को। उस पर बहुत बड़ी कैंपेन उन्होंने चलाई। जो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो रेवोल्यूशन है उसको उन्होंने कारोबार बनाया, उससे पैसे बनाए। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को एक इंडस्ट्री बनाया और IMS ने 14.45 करोड़ उससे जनरेट किया वेस्ट डिस्पोजल से। 8.8 करोड़ कार्बन क्रेडिट से उन्होंने इसको एक इनकम की तरफ लेकर वो गए, जो कि मैं समझता हूँ इस रिमार्केबल। और दूसरा, मैं अगर देखा जाए, मेरे को दुख तो होता है, वो बात मैं करना नहीं चाहता कि मैं जब खासकर अपने थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं तो थोड़ी सी हमें जो मेरी ख्वाहिश भी है, और कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हमें चाहिए कि अच्छी चीजें अडॉप्ट करें चाहे किसी भी कल्चर से हो। तो उसमें मेरे नजर से जो आज सुबह गुजरी बात वो ये थी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे जिनकी नेटवर्थ 365 बिलियन डॉलर है, और मेरे वतन अजीज का जो GDP है वो 341 बिलियन डॉलर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन, वो मेरे पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। तो हमें आगे जाना पॉजिटिवली होगा। आपको हमें देखना होगा एक चीज मुसलसल आरजू, जो एक हमने उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है कि जब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बनाया गया था तो वो इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान जो मुसलमान है वो 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से इनके साथ रह नहीं सकते, और हमें जो मुश्किलात उसको हमने एक अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया कि हमने दोबारा सुलह करनी नहीं है, प्यार मोहब्बत की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन वो पुरानी बातें हैं, 76 साल है, चले ठीक है, वो आगे मूव फॉरवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी फ्रंट से देख के चलाई जाती है, फ्रंट स्क्रीन से। आप जो बैक मिरर होता है उसको देख के गाड़ी नहीं चला सकते। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। जो एक 1947 में अगर कोई फिलॉसफी आपकी थी तो उसी पे आपने अड़े रहना है। और आपकी हालत है, जिस तरह मैंने बताया, आपका GDP 341 बिलियन डॉलर्स है, और एक कंपनी लोन जो कि 1868 में बनी है, वो एक और सबसे बड़ी बात जो उसकी मिसाल में एक और भी उसमें मुझे जो नजर आया, मैंने जब टाटा के बारे में सुबह पढ़ रहा था, जिन्होंने 1903 में ताज होटल बनाया, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चेन है। 1907 के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्टील मिल बनाई पहली अपनी। और आज देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मैं बताना ये चाहूंगा कि हालात भारत के अंदर ऐसे साजगार थे तो वो तरक्की करते रहे, और आज भी अभी उन्होंने एयर इंडिया को बाय किया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं मेरे अपने मादरे मिल्लत को, तो मलक रियाज को भाग के दुबई में जाके पनाह लेनी पड़ रही है आज। हालात बिजनेस के लिए इस तरह साजगार है। फिर हम बार बार कहते हैं लोग बाहर से पैसे लेकर आए, जो लोग यहाँ पे हैं वो पैसे लेके भाग रहे हैं, तो बाहर से कैसे आएंगे? तो ये मैं थोड़ा सा, ये मेरे ज़हन में था कि मैं थोड़ा सा इस बात को बताऊं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं और आगे। बल्कि खासकर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, आज जो सुबह पाकिस्तान के हवाले से मैंने चीजें देखी, एक डिस्कस की जा रही है, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन रही है, तो PTI ने एक डायलॉग शुरू कर दिया है कि आज डायलॉग शुरू किया, बहुत ज्यादती की, कि क्या पाकिस्तान में एक खातून को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये 21st सेंचुरी में उनसे पूछना चाहूंगा, एक खातून जिन्हों के जरिए पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर को 3.5 साल अगर चला सकती है, तो मरियम नवाज को पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री का क्या प्रॉब्लम है भाई। दूसरा, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट चलाई थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश बंगालियों ने, वहां पे हसीना वाजिद है, खालिदा ज़िया रही है वहां पे, वहां उनके इस्लाम को कोई खतरा नहीं है किसी खातून से। लेकिन आप आज फिर यहाँ पे एक डायलॉग चल रहा है कि भैया हम ये क्या क्यों कर रहे हैं।
लेकिन और सर कल दूसरा लाहौर में जो हुआ एक वाकया खातून के साथ, जिनके ड्रेस को लेकर के जी इसमें तो कुरानी हदीसें या आयत लिखी है, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और उस बेचारी को मौलवियों ने बिठा के माफी मंगवाई है, उसकी जान को खतरा हो गया, यहाँ पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। ये तो हाल है मैं यहाँ का। मैं यही आरजू, मेरा मकसद मेरा पॉइंट बात करने का यही था कि हम एक जगह पे आके रुक गए हैं, बल्कि रुके नहीं हैं, पीछे जा रहे हैं, हमें आगे जाने की जरूरत है। मजहब जो है, मैं हमेशा कहता हूं, मजहब आपका पर्सनल मैटर है, चाहे जो मर्जी बिलीव करें आप इस सोसाइटी को, दुनिया को दे क्या रहे हैं, ये सोचने की बात ही है। आप इस वक्त आप दुनिया में मौजूद हैं। देखें, 2 वक्त 3 वक्त का खाना खा के सोना तो ये जानवर भी कर रहे हैं। आप दुनिया को क्या दे रहे हैं? आप किसी का दिल तोड़ रहे हैं, सोसाइटी कम्युनिटी के लिए अगर बुरा काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप किसी भी मजहब में आप किसी चीज को खुश करके कोई अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? इंदौर की मैं आज जहां बैठा हूं, अफसोस के साथ कहूंगा, मेरे मजहब के अंदर कहते हैं सफाई निसफ ईमान है, करने वाले आज इंदौरी कर रहे हैं। और इंदौर, खासकर मैं जब कल आ रहा था तो इंदौर के अंदर यहाँ पे बोहरा मुसलमान बहुत है, दूसरे मुसलमान भी बहुत, ह्यूज कम्युनिटी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी का जोर है, इसको ज्यादातर कहा जाता है हिंदू बेल्ट है यहाँ पे। लेकिन अफसोस के साथ कुछ और चीजें मेंशन करना चाह रहा था। एक तो डायलॉग आपका जो मरियम नवाज की वजह से हुआ, उसमें मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। दूसरा अफसोस ये हुआ था कि एक आपकी, जिसको कहते हैं, आज आपके सदर पाकिस्तान ने कहा है कि मैं कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुलाऊंगा। दुनिया क्या देख रही है? उन्होंने कहा जी मेरी मर्जी के लोग होंगे, जो कहते हैं जी असली लोग जो इलेक्शन जीते हैं, उनका मतलब यही है कि बेटी वो आएंगे तो फिर बुलाऊंगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सदर साहब अगर इजलास नहीं बुलाते 7 दिन के बाद स्पीकर बुला सकते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर लोग हंस रहे हैं। आप कहते हैं मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम यहाँ तरक्की करेंगे, हम ये करेंगे, वो किस तरह करेंगे भैया? आप, दुनिया देख रही है आपका सदर क्या कह रहा है। फिर उसके बाद आज उनकी निकलनी शुरू हो चुकी है चीजें कि उनके लड़के को 700 करोड़ का फॉरेन एड मिली उनके प्रेसिडेंशियल दौर के अंदर। भाई आज क्यों वो निकाला है आपने? जब उसके लड़के को मिला था तो उस वक्त आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? आज उनकी चीजें निकल रही हैं कि उनके रिश्तेदार प्रेसिडेंसी को अब्यूज करते रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब जहाजों को अब्यूज करते रहे हैं। आज जब आपकी मर्जी का फैसला नहीं उन्होंने किया, आपकी मर्जी से खिलाफ उन्होंने किया, आपने फाइलें निकाल ली उनकी। क्या इसी तरह पाकिस्तान आप चलाएंगे? जब वो करप्शन कर रहे थे, जब 700 करोड़ मिल रहा था उनके लड़के को, जब उसने टैक्स पहले जो कम दिया, उस वक्त इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? यही पाकिस्तान का अलमिया है। आपकी फाइलें बना ली जाती है, लेकिन निकाली तब जाती है जब मतलब हो, जब उसमें किसी को ब्लैकमेल करना। ये कब तक आप इस तरह चलाएंगे? आप ये कब तक चलाएंगे? अब तो चलने के काबिल नहीं रह चुके हैं आप। मैं आज जब सुबह इस चीजों के बारे में देख रहा था, मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा। 1950 के अंदर साउथ कोरिया ने $15 बिलियन लिया था, आपने $40 बिलियन लिया था उसी दौर के अंदर। फिर आपके 5 साल मंसूबे थे। डॉक्टर महबूबुल हक की तस्वीर बड़ा अरसा सियोल एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने अपने एक हीरो की तरह लगा के रखी है। आप कहां है, वो कहां है? भारत कहां है, बांग्लादेश कहां है? लेकिन आपको कोई एहसास ही नहीं है कि हम कहां हैं। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई पढ़ाने का, आपका 250 मिलियन लोगों को पढ़ाने का आपका कोई इरादा नहीं है। आप मुसलसल उनको जिहाद के चक्कर में उलझा के रखना चाहते हैं। ये क्या चक्कर? अब भाई, अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड कर रहा है यार। अब तो सऊदी अरेबिया के अंदर लिकर स्टोर खुलने शुरू हो चुके हैं। सर इंडिया को यूएई जो है वो वीजा दे रहा है 5-5 साल का, और यहाँ पर जो पाकिस्तानी है उन्हें विजिट वीजा नहीं मिल रहा होता। आप बिल्कुल, कल की खबर मैंने कल ये पढ़ी है। लेकिन पता नहीं पर चलाने वाले किस तरह से चला रहे हैं। कब तक इसको भंभोड़ के खाते रहेंगे? फिर हमारे जैसा कोई बंदा बात करेंगे, कहेंगे यार ये पाकिस्तान के खिलाफ बात। और मैं खिलाफ पाकिस्तान के किस तरह हो सकता हूं यार? मैं तो पैदा ही वहां हुआ था, मरूंगा भी पाकिस्तानी बन, पैदा भी हाँ, दुख जख्मी हूं, मैं जख्मी हूं कि दुनिया की हर कौम जो हमारे साथ थी वो भी आगे निकल गई है, और आपका रिवर्स गियर ही नहीं खत्म हो रहा है। अब तो पता नहीं। लेकिन मैं, बल्कि कल यकीन करें आरजू, मैं जब एयरपोर्ट से उतरा हूं तो मैंने यहाँ पे एक मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो बन रही है, और पता नहीं कितने मीलों वो चलता रहा प्रोजेक्ट। मेरे जो होस्ट है, उन्होंने बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा भाई ये इस तरह के प्रोजेक्ट तो भारत के हर शहर में बन रहे हैं, कि मेट्रोस बन रही हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। और ये पैसा है ना सर, उनके पास पैसा है, वो कमाते हैं, हमारी तरह कर्जे पे थोड़ी चल रहे हैं। नहीं,
मेरा थोड़ा सा डिफरेंट भी, पैसा है भारत के अंदर है, पैसा है अगर तो भारत के अंदर है। यहाँ पे इस वक्त डेस्टिनेशन, मैं अगले दिन जब जामपुर के अंदर, जामनगर के अंदर, जब अंबानी साहब के बच्चे की वेडिंग है जिसमें वांका आ रही है, जिसके अंदर कतर के लोग आ रहे हैं, साथ ये भी लिखा गया था कि भारत के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म। क्या वजह है? आप लूटते हैं, भागते हैं वहां से। आप पैसा, मैंने बताया आपके पास तो बहुत पैसा है, आपने इतना लूटा है सारी दुनिया को दहशतगर्दी के चक्कर में, आपने अफगान जिहाद के बारे में इतना लूटा है कि आप सोच नहीं सकते। आपने बहुत पैसा बनाया है, बल्कि कुछ अरसा पहले तो यहां तक था कि मैं स्विस बैंकों में आपका भारत से ज्यादा करप्शन का पैसा था। हालांकि भारत साइज में आपसे बहुत बड़ा है, लेकिन उनका पैसा भारत के अंदर है। वो जाते हैं, मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरा हूं आरजू, तो मैं वहां पे ड्यूटी फ्री शॉप पे गया हूं, तो मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा यार मैं भारतीय कार्ड के साथ पैसे देना चाहूंगा। उसने कहा जी बिल्कुल दें आप, वो रुपया उसका नाम है। अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय करेंसी चल रही है। जबरदस्त। आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी नहीं चल रही है, ईरान का रुपया चल रहा है, ईरान की करेंसी चल रही है क्वेटा के अंदर, ईरान का पेट्रोल चल रहा है वहां पे। आप ट्रेड नहीं चाहते, अरे आरजू आप ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं, और आपकी गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है, आपकी गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट लेती है कि स्मगलिंग हो, ट्रेड ना हो। तो फिर इस तरह तो कौमें नहीं बनती ना, इस तरह तो फिर मुल्क आगे नहीं जाते। लेकिन कौन लेकर जाएगा? मेरे जैसा बंदा आज परेशान है कि यार कौन लेकर आगे जाएगा। वो जो एक बंदा आज जेल में बैठा है, मैसेज भेज रहा है कि मैं जला के भस्म कर दूंगा, IMF को लेटर लिख रहा है। क्यों भाई? यार स्टेट हो, आप स्टेट चला रहे हो जेल से बैठ के। मुझे कल किसी ने, जब मैंने ये बात की यहाँ भारत में किसी से, मैंने कहा यार कि वो IMF को लेटर लिख दिया। उसने कहा जेल से कैसे लिख दिया यार? मैंने कहा जेल तो भाई 5 स्टार होटल है, वो जेल में कम्युनिकेशन हो रही है रोजाना, डेली बेसिस पे डेलीगेट्स आते हैं, वहां पे दरबार लगता है, मोगलिया दरबार लगता है, वहां पे खाने भांत के होते हैं, म्यूजिक है वहां पे, तो शायर आ रहे हैं, लतीफे सुना रहे हैं, मरसिये कहे जा रहे हैं। भाई जेल से IMF को लेटर किस तरह लिख दिया उसने? ये जेल है ये? बिल्कुल। मुझे किसी ने कल न्यू दिल्ली में मुझसे पूछा, उसने कहा हाउ इज इट पॉसिबल कि जेल से वो कम्युनिकेट IMF के साथ कर रहे हैं? मैंने कहा भाई हमारी तो ट्रेजेडी है, हमारी ट्रेजेडी। आज मरियम नवाज को डिस्कस किया जा रहा है कि औरत लीडर नहीं बन सकती, फातिमा जना भी थी, उन्होंने भी, बेनजीर भुट्टो भी थी। यार खुदारा किसी अगले चैप्टर पे चलो यार, को मुल्क के बारे में देखो। और एक वो जो सुबह 7 पे वो कहता है, मैं एक बुजुर्ग उसके बाप की उम्र का बंदा, वो कहता है इसको मैं पागल खाने में डालूंगा, मौलाना फजलुर रहमान। कोई ना लफ्ज देखते हैं, और इस तरह के लोग जितनी बदतमीजी करते हैं इस पार्टी में के अंदर उतनी ही तरक्की पाते हैं। मगर सर कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा ना इमरान खान को, एजेंसीज या फौज या कहीं से, जब तो वो लेटर लिख रहे हैं और हर तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, वरना जेल में बैठा हुआ आदमी, इतनी ज्यादा उसके पास पावर है। दुख के साथ ये कहूंगा, इलेक्शन हुआ है तो क्या हुआ है उसके अंदर कि सुना है कुछ लोगों, सरकारी अफसरों ने, जो टॉप के 2 कैंडिडेट थे, दोनों से पैसे ले लिए। अब वो जो जीत गए उनको, वो तो जीत चुके हैं, जो नहीं जीते वो पैसे मांग रहे हैं और भाग रहे, सरकारी अफसर भाग रहे हैं वहां से। ये दूसरा आलमी है, मुझे आज सुबह पता चला। वो कमिश्नर साहब ने भी तो यूटर्न ले लिया, कमिश्नर साहब ने भी तो यूटर्न ले लिया। वो कह रहे हैं कि जी पहले वो PTI के हक में बोल रहे थे, अब फिर इस साइड हो गए। एक कमिश्नर साहब तहसीलदार से तरक्की करके कमिश्नर बने थे। मैं दुख से कल बैठ के यहाँ सोच रहा था, एक तहसीलदार लेवल का इंसान किस तरह पाकिस्तान को जाम करने की सलाहियत रखता है। ये आपकी स्टेट की हालत। आपकी स्टेट इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक तहसीलदार ने पूरे मुल्क को थप्पड़ मारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। वॉशिंगटन DC तक उसकी धाक गई है। भारत या दूसरे आपके पड़ोसी तो देख रहे हैं ना, दुनिया तो हंस रही है आप पे, आप क्या जो हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने भी देखा है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारात ने उस एक तहसीलदार के स्टेटमेंट को उसने कोट किया है, और आज मैं गारंटी कर देता हूं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं। मगर सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अब इन्होंने लोन भी तो एक लंबा चौड़ा वापस करना है। वो जो 6 बिलियन आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन ये वापस कैसे करेंगे बाकी जो अभी 2 महीने 3 महीने बाद देना है? भाई देखिए उसी की किस्तें, इसमें से कुछ दे देंगे, कुछ खा पी जाएंगे। ये इसमें से देखिए 6 बिलियन इस दफा ले रहे हैं, 3 बिलियन किस्तें दे देंगे, 3 बिलियन खा जाएंगे। कौन, किसी ने कभी पूछा है कभी कहाँ गया, कहाँ जा रहा है?
गुजारा हो अफसोस जाएगा के साथ है इंडिया में? कोई बंदा, मैं अक्सर देख रहा हूँ वकील, एक मेरे वो अगले दिन ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा ये इलेक्शन गलत हुए। कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर क्यों नहीं ये पिटीशन लगाता सुप्रीम कोर्ट में कि $6 बिलियन आ रहा है, कहां जाएगा, कौन कौन लूटेगा इसको, क्यों नहीं पिटीशन लगाते? क्या वजह है? सर IMF क्यों नहीं देखता कि कहाँ जा रहा है पैसा? भाई आप उनको सर्व कर रहे हैं। आप IMF कल की एक और बात सुन लें। अब मैं अब क्या कहूं, ये मैंने कल पता चला है। IMF क्यों दे रहा है आपको पैसे? IMF इसलिए दे रहा है कि आप यूक्रेन को असला देंगे। आप अमेरिका के साथ आपने डील बनाई है कि आपके उनके पास और रशियन पुरानी उनके पास मशीनरी है और आपके पास उनके गोले मौजूद हैं उन चीजों के, वो आप उनको असला देंगे, उसके ट्रेड में आप IMF से पैसे वो आपको दे रहा है। वो रिश्तेदार है आपके। आपका क्या ख्याल है, IMF वाले आपके कजन है? वो आपके फूफी के लड़के हैं वो आपके। आप बेचते हैं चीजें, वो खरीदते हैं, वो खरीदार है। वो तो अपने इंटरेस्ट में बातें करते हैं। ये कल की खबर चल चुकी है, ये पहले उड़ रही है खबर इंटरनेशनल लेवल पे कि आप यूक्रेन को असला देंगे और उन्होंने आपको IMF के पैसे दे दिए। तो मतलब हमने नहीं सुधरना, हम नहीं नहीं, क्या सुधरना? बहुत शुक्रिया सर जी। माय प्लेजर, थैंक यू। मैं लेकिन यही आरजू कि मैं अगली दफा नहीं, थैंक यू सो मच आरजू मेरे तो फिर दुखड़े जो है कम नहीं होते, फिर वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन मैं इंदौर में हूँ कल तक इंशाल्लाह, तो मैं उसके बाद मेरा प्रोग्राम है अमृतसर और चंडीगढ़ जाने का, तो इंशाल्लाह मैं जहां जहां भी जाऊंगा वहां से आप अपने देखने वालों से मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे। आरजू दो चीजें बताना चाहूंगा खासकर कि एक दोस्त मुसलसल मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम यहाँ हैं, मिले जाए। मैं इतना उनका शुक्रगुजार हूँ। कल बल्कि एक दोस्त है, बल्कि कश्मीरी पंडित थे, वो कल मुझे मिलने आए और 2 घंटे इंतजार करते रहे मेरा। कल वो ओबराय के अंदर मैं मिला उनसे, बात हुई उनसे, तो मैं वेरी हम्बल। और दूसरा आखिरी बात जो आपको बताऊंगा कि कल एक मेरे ट्वीट के ऊपर कोई डॉक्टर साहब है हमारे भारतीय, उन्होंने एक बहुत बड़ा मेरे बारे में स्टेटमेंट दी जो कि मैं वेरी हम्बल मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस दौर के अंदर कि अगर महात्मा बुद्ध जो थे, जो लॉर्ड बुद्ध थे, अगर किसी मुसलमान फैमिली में पैदा होते तो वो साजिद तारण होना था। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़ा एहसान, क्योंकि और उसकी वाकई ही बात ठीक है कि आरजू में हर मजहब का एहतराम करता हूँ, हर इंसान का एहतराम करता हूँ, और मेरे मैसेज में सिर्फ प्यार के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और मैं बिलीव करता हूँ कि if as a living human, if you don't have any ability to love each other, then you are not a decent human. You are not a decent. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उनका। भारत ने जितना प्यार दिया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और मैं जहां जाता हूँ भारत के लिए भी दुआ करता हूँ, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करता हूँ, सारी ह्यूमैनिटी के लिए दुआ करता हूँ। जहां जहां क्राइसिस है, जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मेरी दुआ के अंदर कभी और खासकर मेरे कई मेरे जो मुसलमान भाई हैं वो भी मुझे बड़ा कई क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनके लिए अर्ज ये है, मैंने कहीं बहुत अरसा पहले पढ़ा था कि जो किसी के लिए दुआ करता है उसको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और मैं मुसलसल आरजू सारी दुनिया के लिए दुआ करता हूँ जहां जाता हूँ। मेरी दुआ के अंदर कभी ना पैसा हुआ है, ना कोई लालच हुई है कभी, और मैं इन चीजों पर बिलीव भी नहीं करता। और मैं समझता हूँ, मैं कल कैनेड प्लेस किया था न्यू दिल्ली में, और मुझे वहाँ 3-4 लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। इतना प्यार है और मैं इतना शुक्रगुजार हूँ उनका, और मैं अपनी जिंदगी में कभी उनका एहसान उतार नहीं सकूंगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, भारतीयों के दिल बहुत बड़े, और वो मुझे भी इतना प्यार देते हैं, मैं भी उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम बहन भाई हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ हम एक माँ के 2 बच्चे हैं, हमेशा ये कहता हूँ, और वाकई ही इसमें कुछ शक नहीं, वाकई कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई ख़त्म। एज यूजुअल जिस तरह तारिक साहब बातें करते हैं, बड़ी उन्होंने शानदार बातें की हैं। मतलब कि ना शुरू हुए वो असल में इंदौर में मौजूद है, और इंदौर के बारे में जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। मुझे तो आज पता चला कि इंदौर जो है वो 6ठी मरतबा फिर सबसे साफ तरीन सिटीज़ में शामिल है। इंदौर सिटी का बारे इसमें सुना था, इंदौर सिटी के बारे इंदौर सिटी मुझे इसलिए भी सबसे ज़्यादा याद है, रिसेंटली उधर एक बहुत बड़े शायर जो कि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, राहत इंदौरी साहब, मैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा इस साइड पे लगन है। तो मैंने कई मरतबा उनका जो शेर डिलीवर करने का तरीका ना वो इस सब से मतलब कि बिल्कुल हट गया।
मतलब वो जिस तरह डिलीवर करते हैं, इसलिए मुझे वो इंदौर आज भी याद है। राहत इंदौरी साहब वो अभी रिसेंटली पास अवे हुए हैं, मतलब लग प्यार हो गए। इंदौर छठी मरतबा, ये सही कहा है रहा अपना तारे साहब ने कि हमारे मज़हब के अंदर कहा गया कि ईमान सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमने कहाँ रखी है सफाई? हमारे शहरों की हालत देखी है। हमारा दुनिया के टॉप 10 में शामिल है लाहौर, जो सबसे गंदे तरीन पोल्यूटेड सिटी है, उसमें लाहौर शामिल है। बिल्कुल है। फैसलाबाद में फिर भी पोल्यूशन कुछ कम है, लेकिन ये भी साफ सुथरे सिटीज में शामिल नहीं है। इसकी जो एयर है वो लाहौर की निस्बत भाई साफ है। हाँ, लाहौर की निस्बत काफी ज्यादा गंदा, लेकिन लाहौर हर साल जो है ना आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप 10 में अक्सर टॉप 3 टॉप 5 में रहता, टॉप 5 में। अच्छा, तारिक साहब ने बात है कि कपड़े के बारे में, कॉटन के जो है ना स्पेशली उन्होंने पूरा इंडस्ट्री ना कॉटन इंदौर में सबसे ज्यादा जो बिल्कुल इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर देखिए वो भी एक एग्रीकल्चर जो है ना कंट्री है इंडिया। लेकिन हमारे यहाँ पर भी होता था, पाकिस्तान का जो कपड़ा है ये भी कभी एक्सपोर्ट हुआ करता था। नहीं, कपड़ा तो आज भी हो रहा है, नहीं, लेकिन उस तरह उस क्वालिटी का और उस तरह उस जो है ना तादाद में मिकदार में अब नहीं हो रहा। अब वो ना लेवल रहा है, बिल्कुल ना वो पाकिस्तान की इम्पोर्ट। भाई अभी भी पाकिस्तान के पल्ले अब आ जाके ना सिर्फ एक शहबाज शरीफ ही पर बचा है यार। आज कुछ भी नहीं सही बात है। आज हमारी मरियम नवाज ने हलफ नहीं उठा लिया भाई वो जिस इतिहास से तरह बोले भाई। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सारे गिले और शिकवे और जो गुस्सा है वो भूल के सिर्फ और सिर्फ अपनी मुल्क, अपनी कंट्री, अपने जो ओहदा दिया गया है उसको, उस अपने हकीकी जो काम है उसके जिम्मे लगे, उसको संभाले और मुल्क को लेकर साबित करे कि मैं एक लेडी सीएम बनी हूँ और मैंने आके वो काम किए जो आज तक कोई नहीं कर सका, कोई मर्द भी नहीं कर जिसमें सेहत भी है, तालीम भी है, यकूब भाई एक मिनट, सफाई भी है, सब कुछ है। यकूब भाई जिस तरह कहा जाता है नून लीग की बात अब आ गई, एक परसेप्शन दी जाती है कि नून लीग जो है वो प्रो इंडियन है या कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे चल। आपको क्या लगता है कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर हो गए कि चचा शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान का सबसे डेवलप सूबा समझा जाता है, सबसे ज़्यादा आमदनी वाला, उसमें उनकी भतीजी है मरियम नवाज। आपको क्या लगता है कि अब आने वाले कुछ दिनों या सालों महीनों में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने वाले हैं? अगर तो ये चाहे ना खुद ये ना हो जिस तरह वो एक बार मीनार पाकिस्तान में इंडियन आए थे तो एक वाकया हो गया था, आपको सबको पता है, मैं क्या उड़ी का हो गया था कि पुलवामा में हुआ था। लेकिन उस तरह अगर नहीं होना चाहिए, उस बार भी इंडिया ने क्या किया था, पहल की थी पाकिस्तान में आके अमन की हाथ आगे बढ़ाया था, अमन पर मतलब पैगाम दिया था। लेकिन हमारी तरफ से गफलत की गई, हमारा वो फेलियर था, हमने वो नहीं करना था काम। हाँ, आपने सवाल किया है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म में सीएम पंजाब है, बड़े सूबे की मरियम नवाज, इंडिया के साथ ताल्लुकात तो भाई बेहतर करने चाहिए। इंडिया ना भी करने चाहिए। अगर इंडिया ना भी करे, ना करने के बावजूद भी इनको चाहिए उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करने। जो इमरान खान गलती कर गया ना, मैं उसकी गलती मान रहा हूँ, गलती बहुत बड़ी की तिजारत खत्म करके। जब चाइना की ताल्लुकात खत्म नहीं हुए, तिजारत हो रही, तो हमें नहीं करने चाहिए थे। खान साहब ने वो गलती की, इंसान गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलती को ये मतलब जराए ना, उस गलती को सुधारना चाहिए। इंडिया के साथ तिजारत करने में हमें फायदा, इंडिया को नहीं फायदा। मैं तो ये कहूँगा, एक तरफ इंडिया हमारा पानी बंद कर रहा है और एक तरफ आप उनको सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो को उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पानी हमारा नहीं है। मैं एक और बात, वो पानी की बात छोड़, जो होना था फैला तो हुआ ना, बाद में तुझे बोला था हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। पहले नंबर तो ये बात है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब बने, इन्हें एक अच्छा पैगाम इंडिया की तरफ देना चाहिए। जिस तरह मोदी साहब ने एक वक्त में कहा था, आओ मेरे साथ गुर्बत खत्म करने के लिए मैं आपके साथ हूं, जंग करो मेरे साथ।
वो बड़ी अच्छी चीज़ है। गुर्बत, बेरोजगारी, बेहिसी खत्म करने के लिए खत्म करें, जान गए किस्म को, वो लड़ो। अच्छा, फिर इंदौर, ये मिशन इनको लेना चाहिए। इंदौर की प्रोजेक्ट्स में अब वीडियो की तरफ चलते हैं। इंदौर की प्रोजेक्ट्स की बात की तो तारिक साहब ने कहा कि मैं हैरान हो गया था, और मेरे जो साथ मेरा भाई इंडियन था, या उन्होंने कहा यार आप इधर हैरान क्यों हो रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के हर शहर में चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये हकीकत है भाई। इनके पास पैसा है, बिल्कुल पैसा बहुत है। मैं से कहता हूँ पैसा उनके पास इतना है कि हम तो 1-2 बिलियन के लिए गोटे गिट्टे रगड़ रहे हैं, और उनके पास 600-650 के करीब बिलियन डॉलर एक छोटी बात, रिजर्व है। एक छोटी बात, जो इंडियन के बिजनेसमैन है, अल्लाह न करे उनके ऊपर कोई कोरोना जैसी बीमारी या कोई ऐसा आए, इंडियन बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन में अडानी है, भवानी है, मुकेश अंबानी साहब, या टाटा वाले हैं, रतन टाटा, ये भी मुल्क को संभाल लेते हैं। हमारे यहाँ चलो उनकी निस्बत बराबरी तो नहीं है, मलक रियाज की या मियां मनशा की, और भी कई नाम है, कई है, नहीं कहीं नहीं जा रहे। कंट्री की बात हुई है, तारक साहब भी कंट्री को रिपोर्ट रहते हैं, हमारे कैसे हालात है, इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है, वही टॉपिक है। मतलब ये है कि जो बैरियर टोल बन रहे हैं पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में बैरियर टोल बढ़ाने की बजाय कोई पाकिस्तान के ऊपर पैसा लगाए ना, जिसमें पाकिस्तानियों को फायदा हो। बैरियर टोल में तो वो ही जाएगा जो स्पोर्ट्समैन महंगा होगा, बाबर आजम जैसा। भाई बैरियर टोल का फायदा उनको होगा या आवाम को होगा? वो अपने आवाम को तो नहीं फायदा, नहीं वो अपने आपके फायदा के लिए कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए थोड़े कर रहे हैं। वही मेरा मतलब है, रियाज अगर बैरियर टोल बनाता है तो उसका फायदा मलक रियाज को होगा ना कि हमें होगा। ओ भाई मैं वही कह रहा, तू तो वही कह रहा जो मलक रियाज चाहता है। मैं कह रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए। अगर मलक रियाज काम करे आवाम और मुल्क की खातिर, जैसे इंडियन बिजनेसमैन करे, फिर उसका पेट कैसे भरेगा? वो यार बात तो सुन ले, क्या ये आया है रतन टाटा, उसकी गाड़ियां जो इंडिया की आर्मी में चल रही है ना, रतन टाटा की चल रही है। आप मौजूदा क्या उसका नाम दुनिया में रोशन नहीं? तेरे मुल्क में पैसा डेवो पे नहीं लगा रतन टाटा का, सारी दुनिया में रतन टाटा का नाम नहीं है, अडानी बिजनेसमैन नहीं है। तो अपने मुल्क के साथ मुखले से आप कहाँ की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे हर बंदा तो बेईमान है। ओ भाई यही तो मेरा भी मतलब, मलक रियाज को बैरियर टोल की कानूनियां काटने के बजाय मुल्क की खातिर कोई सोचे, तो आप इसी बात को सुनने के लिए बैठा हुआ कोई है। गवर्नमेंट की मदद करे, गवर्नमेंट को पैसा दे, स्कूल का, यूनिवर्सिटी को, हॉस्पिटल, यार इस तरह का काम करे। यकूब भाई वो इक़्तिदार में है नहीं, आप उनसे रिक्वेस्ट किए अच्छा एक मिनट, फिर अडानी आप मरियम को बोले वो मुल्क की मफाद के लिए काम करे। और बात तो सुन ले, सुना क्या अडानी में है हुकूमत में, रतन टाटा है हुकूमत में, वही तो बात कर रहा था, वो मुखले से अपने के साथ मुकेश अंबानी है, नहीं, टाटा बिरला है, नहीं तो ये भी हम, वो भी नहीं तो ये भी नहीं। स्पोर्ट उनको मुद्दे की है कि नहीं गवर्नमेंट की है, इनको गवर्नमेंट सरदारी नवाज शरीफ की है कि नहीं है, सभी बात सेम होगी ना। वो मुल्क के लिए सगे हैं, तो ये सगे क्यों नहीं हो सकते? उनको अपनी कौम का दर्द है, अपने बच्चों का दर्द है दिल में। टाटा व अडानी को, हमारे बिजनेसमैन छोटे हैं, उनसे बहुत छोटे हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो बड़े हैं ना, ये कुछ कर सकते हैं कि नहीं बच्चों के लिए? क्या बात है यार, ये सोच अच्छा, आनी चाहिए। एक 5-5 साल का वीजा दे रहे हैं, वो यूएई के और इंडिया के तल्लुकात की एक बहुत कड़ी तो हमें विजन भी नहीं मिलता, वहां से निकाले जा रहे हैं भाई, हम भीख मांगते हैं और जाके इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो जाते हैं, कच्ची गरी जो सरेआम बेचते हैं। वीजा आप कंस्ट्रक्शन का लेके अच्छा, जाते वहां पे कच्ची गरी बेचते हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट और उठाया तारिक साहब ने, बातें तो मैं बड़ी की है, लेकिन मैं इधर कोशिश कर रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट। यूक्रेन को हम दे रहे हैं असला, हम, और तब हमें IMF का प्रोग्राम बेल आउट पैकेज मिलना है, और ये सच भी है। हाँ जी, हमारी शर्त जो IMF या USA की यही थी कि आप दे उनको, यूक्रेन को असला दें, उनके साथ नहीं, ये उस वक्त हुआ था जब ये हमारे शहबाज शरीफ PDM-1 के वज़ीर आज़म बने, तो अब नहीं ऐसा होगा। और सुनते रहे, उस वक्त 900 मिलियन का असला दिया था। उस वक्त कौन थे आर्मी चीफ पता नहीं? बाजवा साहब थे, नहीं यही थे, आई थिंक सैयद साहब थे। सैयद साहब। आप मुझे ये बता, दोबारा वही बंदा CM बन गया, वही वज़ीर आर्मी चीफ है, तो वो पैसे मिल गए थे, उस दिन ही मुआहदा हुआ था।
भाई मैंने एक और न्यूज़ सुनी है कि ये रशियन आर्मी के अंदर इंडियन आर्मी सोल्जर भी हैं जो जंग लड़ रहे हैं। और मतलब ये सच है, ये सच है, ये वो झूठ? सोल्जर नहीं है भाई, कौन है फिर? वो है जिस तरह नहीं आम जनता के लोग हैं यार, आम जनता के लोग हैं। जिस तरह वो वीजे के अप्लाई नहीं करते, आज वो जी कंपनियों का वीजा अखबारों पे आ जाता है, यूट्यूब पे फेसबुक पे लिखा होता है जी रशिया में वीजे खुल गए जी, विजिट आ जाओ जी, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह, 2 लाख 3 लाख, 3 महीने का वीजा या जितना भी या साल का, वो चले जाते हैं। ये एजेंट है, वो धोखे से उनको उधर बुला रहे हैं और वो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उनको फोर्सफुली धकेली जा रही है, फोर्सफुली उनको कहते हैं कि आप वापस नहीं जा सकते, आपने कंपनी के साथ मतलब कि इंडियंस जो हमने आपको काम के वीजे देने समझ आ हैं गया, तो वो काम ये ले रहे हैं। इसमें इंडिया की आर्मी नहीं, वीडियो में जो बताया गया वो आर्मी के बारे में, आर्मी नहीं, ये इंडिया के नौजवान है जो रोजगार के लिए जाते हैं। ऐसा हो सकता है। चले बात क्लियर हुई। शानदार थी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।